फ्रेंड्स, सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, किसी का फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ाती हूँ। अगर आपको थोड़ा भी फील हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BEGC 104 ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा का। मैंने जो कॉपी में नोट्स प्रिपेयर किया है उससे आप लोगों को अपने नोट्स से बहुत ही अच्छे से क्लियर वे में समझाऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे मेरी इस मेहनत के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाइफ ऑफ बाथ से। मैंने ये बुक की जितनी भी स्टोरी है इसकी अलग से एक वीडियो बना दी है। शॉर्ट में समरी करके उस स्टोरी को मैंने समझाया है। आप लोग पहले उस स्टोरी को सुन लें, देन इस क्वेश्चन आंसर को आप कीजिएगा तो फिर अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन आंसर है। और मैंने मेरे प्लेलिस्ट में जाए आप BEGC 104 का अच्छे से देखें कि क्या उसमें मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है जून 2025 के लिए ही। उसको भी एक बार सुन ले कि क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग एज एग्जाम्पल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो पूरा इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या है। बहुत ही अच्छे से मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वाइफ ऑफ बाथ से तो मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आप लोग लिख सकेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ ऑडियो आप लोगों को दिखा दूँ इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पर, सिर्फ वाइफ ऑफ बाथ से। तो वाइफ ऑफ बाथ से ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ इन डिटेल। ठीक है, व्हाट आर द मेन थीम्स इन द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग। इन व्हाट सेंस इज द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग ड्रामेटिक। डिस्कस द वाइफ ऑफ बाथ एज अ सोशल क्रिटिक। तो ये दो क्वेश्चन जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये सब भी आ जाता है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं अच्छे से। अगर ये स्टोरी समझ के जाते हैं तो हाउ इज द वाइफ ऑफ बाथ डिफरेंट फ्रॉम द अदर पिलग्रिम्स। डिस्कस द रोल ऑफ जैंकिंग इन द वाइफ ऑफ बाथ लाइफ। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो अच्छे से। तो सबसे पहले चलिए हम इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और फिर इसको एक करके मैं जस्ट ओरली आपको समझा दूंगी कि इसके अंदर क्या लिखना है। तो पहले हम ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, देन और कुछ बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। जियोफेरी चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अमॉन्ग इट्स मेनी characters, the wife of Bath is the most popular and powerful. Her long prologue gives us not only details about her personal life but also makes important social criticism. Through her story, Chaucer talks about women's position, marriage, gender roles, religion, and society's double standards. The prologue becomes a strong example of criticizing the प्रॉब्लम्स इन मेडिवल सोसाइटी। तो ये जो कैंटरबरी टेल्स से वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग है, इसका प्रोलॉग में ही ये इतनी बड़ी प्रोलॉग है कि इसका प्रोलॉग से ही पता चल जाता है कि पूरी स्टोरी क्या है। अच्छे से बहुत बड़ी प्रोलॉग है इसकी। तो ज़्यादातर लोग सिर्फ प्रोलॉग ही पढ़ते हैं और पूरी स्टोरी समझ लेते हैं। तो ये जो इसमें स्टोरी है ये सिर्फ एक वाइफ ऑफ बाथ की एक अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी नहीं है। इसमें ये सोशल क्रिटिसिज्म को भी दिखाया गया है कि सोसाइटी में कैसे लोग वुमेन्स को ट्रीट करते हैं, वुमेन को लेकर क्या सोचते हैं, उनका थॉट कैसा है एज अ मेडिवल एज में, जब ये वाइफ ऑफ बाथ अपनी स्टोरी सुना रही थी। तो मैरिज को लेकर क्या उन लोगों का थॉट है, वुमेन्स का पोजीशन कैसा है, जेंडर रोल्स में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, फिर रिलीजन में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, तो किस तरह से सोसाइटी हर एक चीज़ को डबल वे में लेकर सोचती है। तो ये पूरा इसमें दिखाया गया है। तो ये मेडिवल सोसाइटी का ये वाइफ ऑफ बाथ से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिटिसिज्म किया गया है। तो ये पढ़ते हैं। This essay will explain in simple language how the wife of Bath prologue is great. Example. Criticism of marriage system.
फर्स्ट नंबर में किसमें मैरिज सिस्टम पर क्रिटिसिज्म किया गया है? द वाइफ ऑफ बाथ हैज बीन मैरिड 5 times. She speaks openly about all her marriages in medieval times. People believe that women should be quiet and loyal to their husbands. But the wife of Bath is not like that. She says, experience do no written authority is enough for me. She believes personal experience is more important than books written by men. तो वाइफ ऑफ बाथ जो है वो 5 टाइम शादी की है और वो अपने हस्बैंड के साथ जो कुछ भी वो करती है ओपनली सब बात करती है। ना ही उसके अंदर शर्म है, ना ही वो डरती है, सब कुछ ओपन बोलती है कि वो किस तरह से चिट की है, फिर क्यों मैरिज की है, किस लिए मैरिज की है, इस तरह से, और कैसे उस पर हस्बैंड पर अपने डोमिनेंट होना चाहती है और कैसे डोमिनेंट है, सारा कुछ ओपनली पूरा डिस्क्राइब कर देती है बगैर कोई डर, खौफ और शर्म के। तो यहाँ पर ये क्रिटिस किया गया है कि उस वक्त की वुमेन को ना ही उतना बोलने चाहिए, ना ही बोलना होता है ना चाहिए, ना ही इतना कुछ बोलना चाहिए, मतलब खामोश रहना चाहिए। एक औरत जैसे रहती है उस तरह से रहना चाहिए औरत को। लेकिन वाइफ ऑफ बाथ जो है वो सबसे डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम बता दें, यहाँ पर वाइफ का नाम नहीं दिया गया है, बाथ एक जगह का नाम है, इसलिए इसको वाइफ ऑफ बाथ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाइफ ऑफ बाथ की जो सोच है थोड़ी अलग है। वो कहती है कि मैं सब जैसी नहीं हूँ और मैं मैरिज करके इससे एक्सपीरियंस लेकर ही समझूंगी। एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है, बिलीव होता है इस पर ज़्यादा अच्छा होता है कि उसके मुकाबले के जो बहुत सारे मेन ने इस पर अलग अलग स्टोरी लिखी है और बताई है, उससे बेहतर है कि आप पर्सनल एक्सपीरियंस से इसका एक्सपीरियंस लो। This is a social criticism. Chaucer shows how women's experiences were ignored in a society where men made all the rules about marriage. This wife says that men want obedient wives, but she uses her power in marriage to control her husbands. She says that women also have the right to enjoy life and make decisions. This was a bold idea during that time. Chaucer, through her, criticized the unfair idea that only men should live in marriage. तो इसमें ये बोल रहा है कि मैरिज में क्या है, हस्बैंड क्या चाहते हैं कि मेरी जो औरत हो, वाइफ हो, वो मेरे साथ लॉयल रहे और वो मेरी बात माने, मैं उस पर डोमिनेंट रहूं, जहाँ भी जाए जो भी करे सब मुझे बताए, ये सारे कुछ जैसा कि मेन का ठाउट होता है। लेकिन वाइफ बात बोलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वुमेन के पास भी राइट होना चाहिए कि वो जो करना चाहती है वो करे, अपनी लाइफ को एंजॉय करे और प्यार जैसा करना चाहती है वैसा करे। तो इस तरह से इसमें क्रिटिसाइज किया गया है मैरिज को लेकर। मैं थोड़ा स्पीड में और बहुत कुछ छोड़ के पढ़ा रही हूँ, टाइम कम है इसलिए। अगर मैंने नोट्स बनाया इसको भी पढ़िएगा आप लोग तो समझ में आ जाएगा। क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन एंड कलरिंग। In the wife of Bath's time, the church had strong control over society. It told people how to live, especially about marriage, sex, and virginity. The Chaucer believed that women should marry only once. Virginity is better than marriage. Women should not talk too much or be dominant. But the wife of Bath challenges all these ideas. She says, why should men speak about virginity when they themselves don't follow it? She talks about how religions mean clergy tell women what to do, but they don't follow those rules themselves. She also says there is no clear order in the Bible against multiple marriage. She quotes religious texts and then twists them to support her own ideas. This is a big criticism of how religion was used to control women's lives. Chaucer, through here, is showing that religion's leaders were often hypocrites, saying one thing and doing another. तो इससे हम लोगों को यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि रिलीजन भी एक बहुत ज़्यादा मैटर था उस वक्त में वुमेन को
कब्जा में करने के लिए और उसको दबाने के लिए, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए, उसकी राइट्स को दबाने के लिए एक रिलीजन का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल था। जैसे कि चर्च के द्वारा उस वक्त चर्च के लोग बहुत ज़्यादा बात मानते थे और चर्च ही पूरा, समझ लो एक टाइम वो पूरा चीज़ को कंट्रोल करता था, पूरा सोसाइटी को। तो चर्च ऐसा बोलता था कि वोमेन को इवन टाइम ही शादी करना चाहिए और वर्जिनिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैरिज से ज़्यादा बेटर है, और वोमेन को शांत रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, और वोमेन के पास पावर नहीं है कि वो कुछ सवाल करे। इस तरह से इसमें सब बोला गया। लेकिन वाइफ ऑफ बाथ सारी चीज़ों को मतलब ख़त्म करती है और वो सारी चीज़ों के खिलाफ जाकर सारा बात बोलती है कि सिर्फ वोमेन के पास सिर्फ मेन के पास ही क्यों पावर रहेगा कि वो कुछ बोले। और सिर्फ कहाँ ऐसा बाइबल में लिखा है कि वोमेन सिर्फ एक ही शादी और मेन बहुत सारी शादी कर सकते हैं? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लोगों ने अपने लिए ऐसा चीज़ बना दिया है वोमेन को दबाने के लिए, इसलिए वो 5 शादियाँ करती है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Criticism of gender roles. In the Middle Age, men were considered strong and wise, and women were seen as weak, emotional, and sinful. But the wife of Bath questions these fixed roles. She argues that women should have power in relationships. Women should have the freedom to speak. Women also have sexual desires. She even jokes that God gave women the gift of sexuality, and there is no shame in enjoying life. This was shocking at that time. तो यहाँ पर जेंडर रोल्स को भी लेकर बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है कि मिडिल ईस्ट में ये माना जाता था कि जो मेन होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, अक्लमंद होते हैं, वो ज़्यादा बहादुर होते हैं, ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, और सब चीज़ जो माना जाता है अभी भी बहुत कुछ। तो ऐसा उस वक्त माना जाता था। और वोमेन जो होती हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, इमोशनल होती हैं, रो देती हैं, बहुत गुनहगार होती हैं, वो कुछ नहीं कर सकती हैं। वोमेन को मतलब फिर वो क्या करती है, सारे के खिलाफ बोलती है और आर्ग्यू करती है कि वोमेन के पास भी रिलेशनशिप का पावर होना चाहिए कि वो भी कुछ अपनी मर्ज़ी से अपने हस्बैंड को बोल सके और कुछ डोमिनेट उस पर भी हो सके। रिलेशनशिप में उसको पावर मिलना चाहिए और बोलने का फ्रीडम टू स्पीक होना चाहिए वोमेन्स के पास कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके, जस्टिस मांग सके। और उस वोमेन के पास भी सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं, उसको भी पूरा फुल ये राइट्स होना चाहिए कि उसको जब also use her to criticize how society expected women to stay quiet and pure while men could not. Anything she used her body and her words to gain power in marriage, showing that women are not helpless. तो वो क्रिटिसाइज करती है कि सिर्फ वोमेन खामोश और चुप नहीं रह सकती है, जबकि मैन सब कुछ कर सकता है। वो क्या करती है, अपनी बॉडी को यूज़ करके, अपने पावरफुल वर्ड को यूज़ करके मैरिज में ये लोगों का मतलब जो लोगों से शादी करती है, बूढ़े 3 जो लोग होते हैं उनसे शादी करती है और अपनी चालाकियाँ से उनके साथ खेलती है और उनसे पैसा लेती है और अमीर बनती है। तो इस तरह से यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है। This is social criticism of the idea that men are always dominant and women are only supposed to serve them. ठीक है। And 4 नंबर में है criticism of male authors and misogyny. Throughout the prologue, the wife of Bath talks about male writers who wrote badly about women. Writers like Sten Jerome and others called women evil, selfish, or full of sin. She says, "Who invented the line? Tell me who." This means that only men wrote stories, so they showed men as heroes and women as villains. If women had written the stories, the truth would be different. She criticizes the unfair image of women in books. Chaucer is using her voice to question the male dominant literature of that time. It is a criticism of how knowledge and education were controlled by men, and they use it to show women in a bad light. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि पहले के समय में जो राइटर्स होते थे वोमेन को
वुमेन के पास आज़ादी नहीं थी लिखने की, तो जो मर्द होते हैं, जो ऑथर होते हैं, मेन ऑथर, तो वो जब भी लिखेंगे तो वो अपने ही आप को एज अ हीरो शो कराएंगे, दिखाते थे, अपने आप को हीरो शो कराते थे कि वो हीरो हैं, उनके पास ताकत है, ये वो फलाना ढमकाना, पावरफुल हैं। एंड वुमेन बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं और कमज़ोर हैं, इमोशनल है, चीटिंग करने वाली, इस तरह से सब कुछ दिखाते थे। तो वो क्रिटिसाइज़ करती हैं, जब मेन लिखेंगे तो खुद को दिखाएंगी, लेकिन अगर जब औरत लिखती है तो इस कहानी कुछ अलग हो जाएगी, स्टोरी कुछ बदल जाएगी। इस तरह से बताया गया है कि किस तरह से ऑथर लोग भी लोगों को वुमेन के बारे में गलत व्यू देते थे। Social class and money in marriage. The wife of Bath also talks a lot about wealth and class. She says she married old rich men to get their money and control. She used tricks, lies, and smart speech to control them. This may seem wrong, but it shows something deeper. In medieval times, marriage was a business deal. Women were married off for money and property. Love was not important in marriage. So when the wife uses marriage to her benefit, it is a matter of what men also did. She becomes the one in control, and that's shocking for the readers. Chaucer is criticizing how marriage was used for economic gain, not love or respect. He shows that both men and women use marriage for power, but only women were judged. तो ये बताया गया है कि वाइफ ऑफ बाथ ने जो 5 शादियाँ की हैं और इस तरह से चीटिंग की, तो ऐसा लोग रीडर्स को लगता है कि उसने तो गलत किया, लेकिन गलत तो क्या है, लेकिन यहाँ पर एक डीप मीनिंग दिखाया गया है कि मेडिवल टाइम में सिर्फ मैरिज एक बिजनेस डील होता था, ना ही कि कोई लव से शादी किया जाता था। बिजनेस डील उन लोगों की मनी लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए वुमेन से शादी किया जाता था या वुमेन शादी किया करती थी। तो यहाँ पर जो वाइफ ऑफ बाथ ने शादी किया है, 5 शादी, तो उनके साथ चीटिंग की और उनकी प्रॉपर्टी और मनी को लिया है। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि पहले के मेडिवल टाइम में कितना बुरा सिस्टम था, इस तरह से मैरिज को ना ही लव बल्कि बिजनेस डील समझा जाता था। लेकिन वुमेन और मेन दोनों ही इस तरह से बिजनेस डील करते थे अपनी ऑथोरिटी, अपनी पावर, अपनी मनी, प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन सिर्फ किया जाता है, दिखाया जाता है, शो किया जाता है और जज किया जाता है सिर्फ वुमेन को ही। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ये क्रिटिस किया गया है। Use of humor and irony in social criticism. Chaucer did not criticize society in a harsh way. He used humor, jokes, and irony. The wife of Bath is funny and clever. She tells funny stories about how controlled her husbands or fought with them. But behind this humor is serious criticism. For example, she jokes about how women lie and trick men. She laughs at men who thinks they are always right. She uses love and sex to get her way. These stories are funny, but they make the reader think about how unfair society was. Chaucer used her character to criticize without sounding angry, which was a smart way to get message across. तो ये जो वाइफ ऑफ बात है, ह्यूमर यूज़ करके इसको ऊपर बताया गया है, ना ही कि राइटर ने बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, लोगों को गुस्सा किया है, डायरेक्ट नहीं, ऐसा नहीं, मजाक में बहुत ही सीरियस टॉपिक पर पूरी बात हो गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये बता रही है कि किस तरह से मैंने, जोक ही में बताती है वाइफ ऑफ बात, किस तरह से मैंने झूठ बोल के, चीटिंग करके उन लोगों को मेन पर डोमिनेंट हुई मैं, और उन लोगों से पैसा और सब कुछ लिया उन लोगों का। जो मर्द समझते हैं खुद को बहुत ज़्यादा, मैं चालाक हूँ, तेज़ हूँ, अक्लमंद हूँ, लेकिन वो मेरे चालाकी और इस सबके सामने क्या फीका हो गए, उनकी ये चीज़ जो है नाकाम हो गई। और किस तरह से मैंने लव और सेक्स का यूज़ करके उनको ऊपर डोमिनेट हुई। A voice for women in a male world. In the medieval age, women did not have many rights. They could not vote, own property easily or speak in public. आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है ये, एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसको ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी ही लिखा गया है, और भी करना है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है समझाने में।
The tale reflects the social message. ठीक है. Relevance today. आज भी मतलब यहाँ रिलेवेंस टुडे में क्या है, जितना सबको सोशल क्रिटिसिज्म किया गया है, आज भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि वुमेन के बारे में लोग क्या सोचते हैं और मैरिज कैसा किया जा रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी है, मैरिज में कंट्रोल करना चाहते हैं, रिलीजियस हाइपोक्रेसी, वुमेन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब कुछ आज भी रिलेवेंस है. कंफ्यूजन, सब कुछ मैंने समझा दिया है. आप लोग इसे पढ़ भी लीजिएगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को. सेकेंड चैप्टर है क्रिस्टोफर मार्लोई डॉक्टर फास्टस. हमारे इस बुक में टोटल 4 ब्लॉक है, तो हम लोग इस एग्ज़ाम में सिर्फ 3 ब्लॉक करके जाएंगे. फर्स्ट का 2 ब्लॉक कंपल्सरी करना है और एक क्रिस्टोफर मार्लोई से और मैकबेथ से. दोनों में से कोई एक भी करके जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको मैकबेथ करना. लेकिन फिर भी आप लोगों एक बार क्रिस्टोफर मार्लोई डॉक्टर फास्टस का स्टोरी पूरा जान कर जाएंगे, तो अगर उससे आ जाएगा, मैकबेथ से आपको नहीं आ रहा है लिखने, तो इसे लिख सकते हैं. तो मैं जितना करा रही हूँ समरी आप सबको सुनकर जाना है, और जो मैं करा रही हूँ उसे करके जाइएगा. और एग्ज़ाम में कुछ भी आता है थोड़ा अपना दिमाग लगाकर स्टोरी से रिलेटेड कुछ लिख कर आना ही आना है, छोड़ कर नहीं आना है. ठीक है, तो आइए इसको जानते हैं. क्रिस्टोफर मार्लोई डॉक्टर फास्टस. बिगिनिंग. एम्बिशियस स्कॉलर. Dr. Faustus is a very intelligent man. He knows everything: science, maths, law, medicine, philosophy, but he is not satisfied. He wants more power, more knowledge. So he decides to learn magic, black magic, to control the world. ठीक है, तो डॉक्टर फास्टस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. वो दुनिया की सारी जो पढ़ाई होती है सब पढ़ लिए थे और उसमें बहुत ज़्यादा माहिर हो गए थे, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं थे. वो और जानना चाहते थे, और अच्छा होना चाहते थे, और कुछ करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया अब मैं ब्लैक मैजिक सीखूंगा, पूरा दुनिया पर कंट्रोल करूंगा और एक बहुत महान इंसान बन जाऊंगा. डील विद द डेविल. डेविल के साथ उन्होंने डील किया. फास्टस कॉल्स द डेविल एंड मीट्स मेफिस्टोफेलिस, अ सर्वेंट ऑफ लूसीफर, सैटन. ही मेक्स अ डील विद लूसीफर. He will give his soul to the devil. In return, he will get magical powers for 24 years. After 24 years, the devil will take his soul. Faustus signs the deal with his own blood. तो उस वक्त उसके पास एक मेफिस्टोफेलिस आता है डेविल, और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता जब तक कि तुम मेरे मालिक सैटन लूसीफर से बात नहीं करोगे और उसके साथ डील नहीं करोगे. तो वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे मालिक से डील करूँगा, उसके बदले मैं अपनी रूह तुम्हें दूंगा 24 साल के लिए, और जब तक तुम मुझे 24 साल के लिए ब्लैक मैजिक का पावर दोगे. तो वो उसके लूसीफर के साथ डॉक्टर फास्टस का डील हो जाता है. वो अपने ब्लड से उस पर साइन करके ये डील को करता है. 24 साल के बाद उसका रूह वो ले जाएगा और हेल में डाल देगा. साल तक ही उसके पास मेफिस्टोफेलिस है. और magic and enjoyment. After the deal, Faustus starts using magic. He travels to many places, does magic tricks, calls spirits, and enjoys his power. He even plays jokes on the Pope and kings, but he does not do anything great or useful with his powers. He wastes them. तो अब उसके पास मैजिक है. अब वो मैजिक को लेकर बहुत इंजॉय करता है, हर जगह जाता है और लोगों को परेशान भी करता है. और वहाँ पर जाता है, हेलेन ऑफ जो ट्रॉय होती है उसको जिंदा भी कर देता है अपने मैजिक से. और भी बहुत सारा चीज़, मज़ा, इंजॉय, हर चीज़ करता है. लेकिन कभी भी उन्होंने इसने अपने मैजिक का सही इस्तेमाल नहीं किया, कोई बड़ा ग्रेट काम, अच्छा काम नहीं किया. इसने अपनी पूरी 24 साल को यही तमाशा में ख़त्म कर दिया, वेस्ट कर दिया. इनर फाइट. गुड vs evil. Faustus sometimes feel guilty. The good angel tells him, say sorry to good and save your soul. The evil angel tells him, enjoy the magic and power. Faustus the evil side and does not ask for forgiveness. तो इसमें जो होता है उसको बार बार ना इनर फीलिंग आती है कि जो तुम कर रहे हो ना वो सही नहीं है.
जो गुड इविल होता है उसको बोलता है बार बार कि तुम जो कर रहे हो सही नहीं हो, गॉड से सॉरी बोलो, अपने रूह को फिर से वापस ले लो, बच सकते हो। लेकिन बार बार उसको इविल भड़काता रहता है, नहीं तुम्हें क्या चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मैजिक का इस्तेमाल करो और लाइफ को एंजॉय करो। तो क्या करता है, इविल का बात मान लेता है और फॉरगिव नहीं करता है और अपनी लाइफ को ऐसे ही यूज करके खत्म कर देता है। End time comes. After 24 years, Foster knows that his time is over. He becomes scared and sad. He wants to say sorry to God, but it's too late. The devils come to take his soul to hell. तो जब 24 साल के बाद फास्टर जानता है कि अब उसका टाइम खत्म हो गया है, तो बहुत उदास हो जाता है, बहुत डर जाता है। अब वो गॉड से सॉरी बोलना चाहता है लेकिन बहुत लेट हो चुकी होती है। अब डेविल आता है उसके पास, उसका सोल लेकर हेल में डाल देता है। ट्रेजिक एंडिंग, फास्टर डाइज एंड गोज टू हेल। हिज स्टोरी बिकम्स अ वार्निंग टू अदर्स, डोंट सेल योर सोल फॉर पावर, नॉलेज, ट्रस्ट इन गॉड। तो ये ट्रेजिक एंडिंग होती है, बहुत खतरनाक और बहुत ही उदास। तो इसके स्टोरी से ये समझ में आता है कि लोगों को कुछ भी चीज़ के लिए अपने सोल को नहीं बेचना चाहिए, पावर और नॉलेज के लिए। Moral message: too much ambition can destroy a person. Don't go against God. Use knowledge wisely, not for selfish reasons. ठीक है, तो कुछ अबाउट क्रिस्टोफर मार्लोई के बारे में जान जाते हैं। देखिए, जितना भी हमारे बुक से पोएट लोग हैं, सबके बारे में है लाइफ एंड वर्क दिया हुआ है। तो इतना में से तो किसी का भी आ सकता है लाइफ एंड वर्क। तो आप लोगों को उन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ कर ही जाना है। कुछ भी है इसके बारे में आपको अच्छे से थोड़ा बहुत लिख ही देना है, ठीक है। नहीं है समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए, डॉक्टर फास्टर जिसने भी लिखा है उसके बारे में पढ़ लिए, तो फिर वो किस टाइप का ड्रामा स्टोरी लिखता है इसके थ्रू आप बता सकते हैं। तो इसके बारे में डॉक्टर फास्टर के बारे में बता दीजिएगा। तो इस तरह से थोड़ा आप लोग को मिला जुला कर लिखना पड़ेगा अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अगर आप अभी तक ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए हो तो। अच्छे से प्रिपेयर किया तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो क्रिस्टोफर मार्लोई was a famous English playwright and poet of the Elizabethan age. He was born in 1564, the same year as William Shakespeare. Marlowe studied at Cambridge University, where he learned Latin and classical literature. He became famous for writing powerful plays in blank verse. His most famous plays are Dr. Faustus, It Worth It. Marlowe's plays often shows ambitions, heroes who want more power or knowledge like Faustus. He lived a short life and died in 1593 at the age of just 29 in a mysterious fight. Some people say he was working as a spy for the Queen. Even though he died young, Marlowe writing influenced many great writers, including Shakespeare. तो ये बहुत ही अच्छे से इसका क्रिस्टोफर मार्लोई के बारे में लिखा हुआ है। इसे पढ़ के थोड़ा समझ भी लीजिए तो कुछ ना कुछ तो आप लिख ही सकते हो। क्रिस्टोफर मार्लोई हो गया, देन मैकबेथ भी समझा दूँ क्या? अब मैकबेथ पढ़ेंगे। फुल टाइटल है इसका द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। थीम है इसका एम्बिशन, गिल्ट, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर यहाँ पर दिए हैं। डुनकन, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, उसका बेटा का नाम मालकॉम, सबसे छोटा बेटा का नाम डोनाल्ड बेन। मैकबेथ, स्कॉटिश जनरल, थीम ऑफ कॉर्डर। बैंको, मैकबेथ का फ्रेंड, मैकबेथ फ्रेंड एंड ए जनरल इन द आर्मी ऑफ किंग डुनकन। लेडी मैकबेथ, मैकबेथ की वाइफ। मैकडफ, थेन ऑफ फाइव, लेडी मैकडफ, मैकडफ वाइफ, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अच्छे से इसका सारे कैरेक्टर का रोल को भी डिस्क्राइब किया है शॉर्ट में लर्न करने के लिए, और उन लोग का सिंबल क्या है, जस्ट रीड आउट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बिगनिंग शुरू करते हैं। समरी ऑफ द प्ले, बिगनिंग ऑफ द प्ले। अगर एक बात बताती हूँ, अगर आपको कुछ भी ना है, क्वेश्चन आता है मैकबेथ से, क्रिस्टोफर मार्लोई से, और आपको कुछ नहीं मालूम है लेकिन आपको
समरी स्टोरी का मालूम है तो आप समरी स्टोरी का लिख के आना, कुछ तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, छोड़ना नहीं, ठीक है। The play starts with three witches. They are strange omen who can see the future. They plan to meet Macbeth, a brave Scottish soldier. Macbeth and his friend Banquo have just won a war. ये बहुत बार मैंने इसे समरी में ओरली भी समझाया है, तो मैं इसको पढ़ कर नहीं समझाऊंगी, टाइम नहीं है। अब मैं आप लोगों को सोनेट भी मुझे समझाना है, सोनेट को अच्छे से समझाना है और कुछ शॉर्ट नोट्स जो आने वाले हैं उसको भी समझाना। तो जस्ट मैं इसको दिखा रही हूँ, इसे रीड आउट आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैकबेथ पढ़ेंगे। फुल टाइटल है इसका द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। थीम है इसका एम्बिशन, गिल्ड, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर यहाँ पर दिए हैं। डुनकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड, उसका बेटा का नाम मालकॉम, सबसे छोटा बेटा का नाम डोनाल्ड बेन। मैकबेथ स्कॉटिश जनरल, थीम ऑफ कॉर्डर। बैंको मैकबेथ का फ्रेंड, मैकबेथ फ्रेंड एंड अ जनरल इन द आर्मी ऑफ किंग डुनकन। लेडी मैकबेथ, मैकबेथ की वाइफ। मैकडफ, थेन ऑफ फाइव, लेडी मैकडफ वाइफ, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अच्छे से उसका सारे कैरेक्टर का रोल को भी डिस्क्राइब किया है शॉर्ट में लर्न करने के लिए, और उन लोग का सिंबल क्या है, जस्ट रीड आउट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बिगनिंग शुरू करते हैं, समरी ऑफ द प्ले, बिगनिंग ऑफ द प्ले। अगर एक बात बताती हूँ, अगर आपको कुछ भी ना है, क्वेश्चन आता है मैकबेथ से, क्रिस्टोफर मार्लोई से, और आपको कुछ नहीं मालूम है लेकिन आपको समरी स्टोरी का मालूम है, तो आप समरी स्टोरी का लिख के आना, कुछ तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, छोड़ना नहीं, ठीक है। The play starts with three witches. They are strange omen who can see the future. They plan to meet Macbeth, a brave Scottish soldier. Macbeth and his friend Banquo have just won a war. ये बहुत बार मैंने इसे समरी में ओरली भी समझाया है, तो मैं इसको पढ़ कर नहीं समझाऊंगी, टाइम नहीं है। अब मैं आप लोगों को सोनेट भी मुझे समझाना है, सोनेट को अच्छे से समझाना है और कुछ शॉर्ट नोट्स जो आने वाले हैं उसको भी समझाना। तो जस्ट मैं इसको दिखा रही हूँ, इसे रीड आउट आप कर लीजिएगा, ठीक है। को फिर भी समझना नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत कमेंट कीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों की हेल्प कर सकूं। इस तरह से हेडिंग देकर भी अगर आंसर लिखते हैं आप लोग तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, और आंसर शीट पर थोड़ा अच्छा और क्लियर वे में समझ में आता है कि हाँ जिसने भी ये लिखा है उसको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आ चुकी है हेडिंग को ही देखकर, कि हेडिंग से समझ में आता है कि अंदर का मटेरियल क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है कि मैकबेथ भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, और हम लोग का विलियम शेक्सपियर का सोनेट भी 3 पीस सोनेट है, उसको भी पढ़ना है। तो अगर आपको विलियम शेक्सपियर का लाइफ एंड वर्क आता है तो बहुत ईजी आप लिख सकते हो। यहाँ पर उस पोएट के बारे में दिया हुआ है और आप मिला जुला कर ये सब चीज़ से लिख देना, बहुत ही अच्छा मार्क्स कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसका प्रिपेयर कराते हैं। जैसे पूछ सकता है एमोरेटिव सोनेट क्या होता है, एंड फिर कॉटेलियस सोनेट, लव सोनेट क्या है, फिर मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, इस सब के बारे में भी बहुत ही पूछने का चांसेस है, पूछ सकता है। तो जस्ट माइंड में इसको रखना है आपको कि क्या है, तो फिर इजी में आप लिख सकते हो, है ना। तो एमोरेटिव इज अ collection of love sonnet written by Edmund Spenser in the year of 1595. The word amorti means little love poems in Italian. It has 89 sonnets. This sonnet tells the story of the poet's love for a woman named Elizabeth
Boiling. He wrote these poems during the time of their courtship before marriage. In the end, they get married. Each sonnet shows the feeling of the poet, like love, hope, pain, and joy. One of the most famous sonnets is 75, where the poet says that true love never dies and poetry can make love immortal, never ending. Spenser used a special sonnet rhyme scheme called the Spenserian sonnet ABAB, BCBC, CDCD, EEE. This sonnet sequence is different from other sonnets of that time because it ends with marriage and happiness, not sadness. तो एमर्टी सॉनेट में ये है, इसलिए एडमंड स्पेंसर के थ्रू लिखा गया ये कलेक्शन है। एमर्टी सॉनेट में लव सॉनेट पोएम लिखा जाता है शादी से पहले जो लवर होते हैं अपने लव के लिए लिखते हैं कि कितना लव करते हैं, कितना उन्हें होप रहता है, फिर क्या लव से पेन मिलता है, फिर क्या जॉय खुशी मिलती है। शादी से पहले जो कुछ भी वो मतलब बर्दाश्त या फिर जो भी कुछ करते हैं वो सब इसमें बताया जाता है और एंडिंग इसकी ऐसे होती है, फिर वो लोग उन लोगों की शादी हो जाती है और वो खुश हो जाते हैं, हैप्पी एंडिंग होती है। तो इससे आप रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Quarterly love sonnet is a type of love poem where a man loves a noble lady who is higher in status. His love is respectful, full of praise, and often one-sided. The man suffers in love but never disrespects the woman. This kind of poetry shows deep emotions, ideal beauty, and devotion. तो क्वार्टरली लव सॉनेट में ऐसा होता है कि जो मैन होते हैं वो कोई ऐसी औरत से प्यार करते हैं या लव करते हैं जिनकी जो उनसे हाई स्टैंडर्ड्स होती हैं, थोड़ी अमीर होती हैं, नॉबल लेडी होती हैं। रिस्पेक्ट वो उसे क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है उसकी ब्यूटी की, उसकी खूबसूरती की और उनकी जो भी मतलब उनका बिहेवियर सारी चीज़ का प्रेज करता है। ये वन साइडेड लव होता है, तो उसका कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, हमेशा उसकी खूबसूरती और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो इसको कहा जाता है क्वार्टरली लव सॉनेट। मेटाफिजिकल पोइट्री इज़ अ टाइप ऑफ 7th century पोइट्री दैट टॉक्स अबाउट लव, रिलीजन एंड लाइफ यूजिंग logic, deep thinking, and unusual comparisons. It makes emotion with intelligence and uses concepts to make the ideas powerful and unique. तो मेटाफिजिकल पोइट्री 7th century का टाइप का पोइट्री है। ये रिलीजन के बारे में बात करता है, लव के बारे में बात करता है, मतलब कैसे लाइफ को जीना चाहिए, लॉजिक से बात करता है, डीप थिंकिंग। फिजिकल पोइट्री में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इसमें लिखा जाता है सॉनेट पोएम, तो ये दिमाग से लिखा जाता है, दिल से नहीं लिखा जाता है। लॉजिक को यूज़ करके लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, लव के बारे में, रिलीजन के बारे में पूरा डीप थिंकिंग के थ्रू ये लिखा जाता है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री की खासियत यही है। तो ये 3 मैंने बताया, इसमें से आए तो आपको लिखना है। अगर शेक्सपियर सॉनेट आ जाए तो आप शेक्सपियर सॉनेट आपका तो है ही, उससे मिलता जुलता आप लिख देना, ठीक है। तो अब आइए जो आपके बुक्स में जो सॉनेट दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल पोइट्री में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इसमें लिखा जाता है सॉनेट पोएम, तो ये दिमाग से लिखा जाता है, दिल से नहीं लिखा जाता है। लॉजिक को यूज़ करके लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, लव के बारे में, रिलीजन के बारे में पूरा डीप थिंकिंग के थ्रू ये लिखा जाता है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री की खासियत यही है। तो ये 3 मैंने बताया, इसमें से आए तो आपको लिखना है। अगर शेक्सपियर सॉनेट आ जाए तो आप शेक्सपियर सॉनेट आपका तो है ही, उससे मिलता जुलता आप लिख देना, ठीक है। तो अब आइए जो आपके बुक्स में जो सॉनेट दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज अगर जैसे आपका एडमंड स्पेंसर से कोई सॉनेट आ जाए लिखने के लिए, लाइन दे दे, तो आप उस लाइन की शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। दिस लाइन सीम्स टू बी टेकन फ्रॉम वन ऑफ स्पेंसर सॉनेट देयर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है, ये दिस लाइन सीम्स टू बी टेकन फ्रॉम, अगर आपको लाइन जो दिया हुआ है और आपको समझ में याद नहीं आ रहा है कि लाइन कौन से सॉनेट नंबर से है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो।
अगर आपको याद है तो आप अच्छे से लिखना। जैसे अगर आपको याद है तो इस तरह से लिखना, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम वन ऑफ द सोनेट रिटेन बाई, वन ऑफ द सोनेट की जगह सोनेट नंबर लिखना, और रिटेन बाई जो भी, जैसे एडमंड स्पेंसर, इस तरह से। अगर नहीं लाना है तो आपको ये फॉर्म यूज़ करना है। तो दिस लाइन एक्सप्रेस द थीम ऑफ लव एंड चेंजिंग इमोशंस विच इज़ कॉमन इन एडमंड स्पेंसर। तो अगर एडमंड स्पेंसर सोनेट से 3 सोनेट है ना, जो भी आए तो आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। ये लाइन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एडमंड स्पेंसर का हर सोनेट में ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हो सकता है। दिस लाइन आर फॉर्म ऑफ सोनेट एक्सप्लोर द थीम ऑफ लव, टाइम एंड इमोर्टैलिटी। द पोएट एक्सप्रेसेस डीप फीलिंग एंड यूजेस पोएट्रिक डिवाइसेस टू कन्वे द मैसेज, ठीक है। अगर आपका आता है शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर सोनेट से, तो ये आप यूज़ कीजिएगा। जैसे दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम वन ऑफ द सोनेट written by William Shakespeare, a great English poet and playwright. In his sonnet, Shakespeare often writes about love, beauty, time, and immortality. In this particular lines, he expresses, तो वो 2 लाइन जो रहेगा उस जो भी एक्सप्रेस कर रहेगा तो आपको यहाँ पर पूरा लिख देना है उस लाइन से, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सोनेट पूरा समझते। स्पेंसर का सोनेट नंबर 57 को पढ़ते हैं। तो ये सोनेट को स्वीट वॉरियर भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग को इस बार 1 बार 2 बार ज़रूर से रीड करना है। अगर 2 लाइन दे देता है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन से सोनेट से है? जब आप इसको रीड करते हो तभी तो समझ में आएगा ना कि कौन से सोनेट से है। तो आपको इस बार 2 बार रीड कर लेना है सोनेट को पहचानने के लिए। तो आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। एमर्टी सोनेट 57 थीम, ट्रू लव स्टेज कॉन्स्टेंट इवन व्हेन लवर्स आर अपार्ट। तो इसका थीम ये है, जो ट्रू लव होते हैं, जो ट्रू लव करते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, कभी कम या बेसी उसमें नहीं होती है, कभी मोहब्बत कम नहीं होती है। अगर इवन यहाँ तक कि अगर जब लवर हमसे दूर भी हो फिर भी। मेन आइडिया ऑफ द सोनेट, इन दिस सोनेट स्पेंसर एक्सप्रेसेस दैट although he is physically away from his villa, his heart is always with her. Even though his body may be far, his soul and love never leave her. He also says that her thoughts and feelings live in him too. Their love is too deep, the distance cannot break it. तो इस सोनेट में ये स्पेंसर बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो भले अपने बिलव्ड से बहुत मतलब फिजिकली दूर है, सामने नहीं है, लेकिन उनका हार्ट हमेशा उसके बिलव्ड के साथ है। और हो सकता है मेरा बॉडी जो है उससे दूर है, लेकिन जो मेरा रूह है, मेरा लव है, कभी उसको नहीं छोड़ता है, हमेशा उसके पास है। और वो एकदम उसके थॉट्स में, उसके फीलिंग में है, और वो बहुत ही ज़्यादा उससे लव करते हैं, बहुत डीप लव करते हैं। कभी भी उनके लव को कोई ब्रेक, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस में वो है, नहीं कर सकता। Sonnet 57 is part of Amorety, a series of love sonnets written by Edmund Spenser. In this sonnet, the poet compares love to a battle. He calls his beloved a sweet warrior and complains about the emotional pain she gives him. Her eyes are like arrows that wound his heart. Even though he suffers, he still loves her and asks for her love in return. तो इसमें ये जो है पोएट जो है अपनी बिलव से शिकायत करते हैं और कहते हैं कि तुम स्विच वॉरियर हो और तुम हमेशा मुझसे जंग करती हो, मतलब झगड़ा करती हो, और तुम अपने कातिल आँखों से, निगाहों से मेरे दिल को ज़ख्मी कर देती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे झगड़ा करना छोड़ दो, फिर से अच्छे से बात करो और अच्छे से मेरे साथ रहो। मैं अब लव करना चाहता हूँ तुमसे भी, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे रिटर्न में लव दोगी। तो इस तरह से वो उम्मीद के साथ है, और मतलब वो कहते हैं कि जो मेरा लव चल रहा है एक तरह से बैटल में है, वो मुझे जख्मी करती है अपनी कातिल निगाहों से। Edmund Spenser was a famous English poet of the Elizabethan age. He is best known for his long poem, The Fairy Queen. His sweet collection of amity shows his love for Elizabeth Boyley. His poem mixes deep feelings with beautiful language. तो इनका जो अमर्टी का जो कलेक्शन है, जो पोएम जो शो करता है,
ये जो भी लिखते हैं एलिजाबेथ बॉयली के लिए लिखते हैं, अपनी लव के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब सोनेट नंबर 67 को पढ़ते हैं, आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा। In sonnet 67, Spenser compares himself to a tired hunter who gives up chasing a deer surprisingly. The deer returns on its own to drink water, and this time it does not run away. The poet is amazed that the woman he loved, who earlier avoided him, now comes back willingly. The poem teaches that true love cannot be forced. It comes naturally when the time is right. तो इसमें जो है पोएट जो है खुद को टायर्ड थके हुए हंटर से कंपेयर करते हैं और कह रहे हैं मैं थक गया हूँ और जो मैं डियर का पीछा कर रहा था और पीछा करना भी छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मैं जब भी उसके पास जाता हूँ वो मुझसे डर जाती है, सहम जाती है और भाग जाती है, मेरे हाथ कभी नहीं आती है। लेकिन आज क्या हुआ है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए हैं क्योंकि वो खुद उनके दर पर आई है और पानी पी रही है और वो भाग नहीं रही है बल्कि खड़े होकर मुझे देख रही है अपनी खूबसूरत निगाहों से, और वो यहाँ तक कि रुकी हुई है और मेरे पास आ रही है। और जो वो औरत जो जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ पहले मुझे अवॉइड करती थी लेकिन अब खुद पास आ रही है, इस तरह से वो दोनों मिल जाते हैं। और पोएम इससे ये सीख मिलती है और ये बोलना चाहते हैं कि जो ट्रू लव होता है उससे फोर्स आप नहीं कर सकते, मतलब कोई भी लव के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो। जो ट्रू लव होता है वो नेचुरली सही वक्त पर आपके पास आ ही जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताते जा रही हूँ, आपको टाइम नहीं है, इतना काफ़ी है एग्ज़ाम के लिखने के लिए। अब हम लोग सोनेट नंबर 75 देखते हैं, इसे देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, रीड आउट कर लीजिए। In this sonnet, the poet tells a small story about writing his beloved's name on the sand at the speech he tries to make. इसे आप पढ़िए, मैं समझाती हूँ। तो इस सोनेट में ये बोल रहे हैं स्पेंसर कि वो बार बार क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अपने बिलवेड का नाम सैंड बीच पर जाते हैं और सैंड पर लिखने की कोशिश करते हैं। जब भी वो अपने बिलवेड का नाम लिखते हैं सैंड पर तो वेव बहुत ज़्यादा ज़ोर से आती है और उसका नाम मिटाकर चली जाती है, वो नहीं लिख पाते हैं। तो जो उसकी बिलवेड हंसते हुए कहती है मुस्कुरा कर कि तुम क्या कोशिश कर रही हो, तुम इसे कभी लिख ही नहीं सकते, ये परमानेंट नहीं हो सकता है, और जब मैं तो एक दिन मर ही जाऊंगी, एक दिन तो मरना ही है, तो तुम क्यों बेफिजूल का कोशिश कर रहे हो सैंड पर मेरा नाम लिखने का, तुम्हारा ये कोशिश यूजलेस हो जाएगा। बट पोएट जो होता है बहुत ही स्ट्रांगली रिप्लाई करता है, तुम नहीं मरोगी, तुम हमेशा, मेरा प्यार जो है हमेशा जिंदा रहेगा, यह सैंड पर नहीं लेकिन मेरे पोएट्री में, मैंने तुम्हारे और अपने लव को इस पोएट्री में ज़िंदा रखा है। जब तक लोग इसे पढ़ेंगे तो हमारी लव हमेशा जिंदा रहेगी। तो ये थी इमोर्टल एडमंड स्पेंसर का सोनेट नंबर 75, बहुत ही फेमस सोनेट है ये स्पेंसर का, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग, स्टार्टिंग लाइन देख लीजिए, ठीक है। एंड अब हम लोग दूसरा सोनेट देखते हैं। अब नेक्स्ट सोनेट है जॉन डोनी का डेड बी नॉट प्राउड डिस्कशन, इसे आप पढ़िए पहले, फिर हम लोग इसका समरी देखते हैं कि क्या इसमें है। इसमें ये बता रहे हैं पोएट, ये एक मेटाफिजिकल पोएम है, ये जॉन डोनी के लिखे हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं जो डेट होती है, जो इससे डेट को खुद में, डेट को अपने आप में प्राउड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमेशा नहीं रहने वाला है डेट, ठीक है। तो डेट पावरफुल नहीं है, ये हमारे सोल को कभी नहीं मार सकता, ये सिर्फ हमें एक लंबी नींद सुला देता है। और सोने ये क्या करता है, सिर्फ एक बार ही हमें क्या कर सकता है, मार सकता है, सुलाता है, सिर्फ जैसे हम सोते हैं एक बार सुला सकते हैं, उसके बाद तो इसका कुछ नहीं चलने वाला। और ये इतना कमज़ोर है कि ये आता है कोई ना कोई बहाना लेकर, एक्सक्यूज़ लेकर आता है, किसी को बीमार कर देता है या फिर किसी को एक्सीडेंट करा कर आता है, इसके पास इतनी ताकत ही नहीं है, और सिर्फ ये एक लंबी गहरी नींद सुला देता है। उसके बाद जो हमारी रूह होती है वो आज़ाद हो जाती है, कुछ भी कर सकती है।
ये डेट उसके बाद दोबारा हमारे पास आ ही नहीं सकता है, इतने उसके पास ताकत नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को क्या होना, डेट से डरना नहीं चाहिए और डेट को खुद में प्राउड फील नहीं होना चाहिए कि वो पावरफुल है। ठीक है, इसमें यही मेन थीम इसका यही है। इसे रीड कीजिए आप लोग जो मैंने लिखा है। अब हम लोग जॉन डनी का द सन राइजिंग को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर द सन राइजिंग, इसे रीड कीजिए। तो इसमें ये बोल रहा है, जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जो सन जो सुबह सुबह खिलता है तो उसके बिलवेड के रूम में खिड़की से विंडो से आ जाता है और उसे जगा देता है। तो उससे शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हें मेरे बिलवेड के रूम में क्यों हमारे लव के दरमियान तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, हमें लव नहीं करने दे रहे हो। तुम्हें मेरी बिलव्ड को और हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जाकर उन लोगों को जगाना चाहिए, स्कूल के बच्चों को जगाना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उन्हें जगाना चाहिए, हंटर्स को, आंट्स को, ये सबको जगाना चाहिए। तुम हमें क्यों रोक रहे हो लव करने से, हमें डिस्टर्ब मत करो। और कहते हैं कि हमारा लव जो है सीज़न और क्लाइमेट को देखकर कभी चेंज नहीं होता है, हमारा लव हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है। और ये जो पूरा होल वर्ल्ड है, हम इस हमारे लवर बिलव्ड के रूम से, मतलब लवर्स के रूम से कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया हमारे मेरे बिलव्ड के रूम में समा गई है, पूरी ख्वाब इसमें बिलव्ड के रूम में समा गई है। तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें और सारा जगह घूमना नहीं चाहिए। सन को कह रहे हैं अगर तुम मेरे रूम में ही देखोगे, मिलोगे, तो तुम सबसे मिल लोगे, तुमको बारी बारी जाकर सबको जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूरी दुनिया ही क्या मेरे बिलव्ड के रूम में समा गई है, इतना ज़्यादा, और तुम हम लोगों को क्या करने दो, प्यार करने दो, क्यों रोक रहे हो हमें। तो इसमें ये पूरा समझाया गया है, जॉन डॉनी ने द सनराइजिंग में पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। Shakespeare Sonnet 65. In this sonnet, Shakespeare is thinking about how nothing in this world can last forever. He says even strong things like brass, stone, earth, and the sea are not strong enough to stop time. If such powerful things cannot survive, then how can beauty, which is soft and delicate, stay safe from the effects of time? तो इसमें ये बोल रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ब्रास, स्टोन, अर्थ वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी, तो कैसे इतना मतलब ब्यूटी हमारा हमेशा जिंदा रह सकता है, कैसे जिंदा रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। So time is stone as very powerful like a force that destroys everything, no matter how strong, even gates of steel and rocks cannot stop time. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि टाइम क्या है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ये वक्त के साथ बड़े बड़े चीज़ को ख़त्म कर देता है। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं रहती। तो इसमें ये बोल रहा है, लेकिन इसे आप पढ़ लीजिए। सोनेट 57। देखिए, शेक्सपियर सोनेट में क्या होता है ना, ज़्यादातर इमोर्टैलिटी को दिखाया जाता है अपने बिलवेड के लिए, कि किसी में दिखाया है कि उसकी ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, हमेशा मेरे पोएट में ज़िंदा रहेगी, इमोर्टल रहेगी। और किसी में दिखाया है कि हमारा जो लव है, हमेशा हमारा लव में हमेशा ज़िंदा रहेगा, जब तक लोग पढ़ते रहेंगे तब तक ये रहेगा, ज़िंदा रहेगा। इस तरह से पूरा दिखाया जाता है। इसमें क्या बता रहे हैं सोनेट 55 में, Shakespeare says that poetry is more powerful than statues of building made of stone. Statues can break and buildings can fall because of time, words and other. तो इसमें ये बताया गया है कि मेरी पोएट्री जो है, जो पोएट होती है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। किस चीज़ से, जो स्टोन के बिल्डिंग बने होते हैं, स्टेचूज बने होते हैं, इन सबसे भी ज़्यादा पावरफुल है। ये सब क्या है, वक्त के साथ तो ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा, वार अगर जंग होगा या वेदर ऐसा हो जाएगा, क्लाइमेट, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी जो पोइट्री है वो हमेशा अमर रहेगा। और इसका जो बट पोइट्री ऑफ पर्सन ही इज राइटिंग अबाउट ही विल लिव फॉरएवर इन हिज पोएम इवन आफ्टर द पर्सन डाइज देयर नेम एंड मेमोरी। तो इसमें ये बता रहे हैं
कि मैं जो भी अपने पोएट में जिस भी बिलव्ड या जिस भी पर्सन की तारीफ़ कर रहा हूँ, उसकी तारीफ़ भी मेरे पोएट्री के थ्रू हमेशा ज़िंदा रहेगी। सब कुछ ख़त्म हो सकता है लेकिन मेरी पोएट्री हमेशा ज़िंदा रहेगी। यहाँ तक कि जब जजमेंट डे भी आएगा तब भी ये चीज़ हमारी ज़िंदा रहेगी और तुम्हारी खूबसूरती को सब लोग पढ़ेंगे और देखेंगे और करेंगे। ठीक है। शेक्सपियर सोनेट चंबा बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेक्सपियर सोनेट अमेरिकी में बहुत ही फेमस सोनेट है शेक्सपियर का। इसमें सोनेट क्वेश्चन करते हैं, क्या मेरी विलव्ड को, मैं तुम्हें अपनी विलव्ड को समर्स डे से कंपेयर कर सकते हैं? इस तरह से ये बोलते हैं। वो बोलते नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर सकते समझे, क्योंकि ये मेरी जो विलव्ड होती है, मेरी जो लव है वो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा खूबसूरत है, जेंटल है समर्स के मुकाबले। समर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ये होता है। इस तरह से सब कुछ इसमें शो किया गया है। इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। और बोला है कि जब तक मेरी पोएट्री है तब तक तुम्हें लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे। जब तक लोग ज़िंदा हैं और मेरी पोएट्री को पढ़ते रहेंगे तुम हमेशा सबको नाम मतलब तुम्हें याद किया जाएगा। तो ये पूरी थी, हो गया। तो इसलिए आप लोगों को यही बताना है। ये बोल रहे हैं कि जैसे हर ब्लॉक में आपका जो भी पोएट है उसका लाइफ एंड वर्क्स दिया हुआ है, तो इन लोगों से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपको कुछ ना कुछ लिखना है। जो भी जैसे किसी भी चीज़ का, जैसे शेक्सपियर का मैकबेथ हो गया और उसका 3 तो ये सोनेट हो गया, और कुछ ना कुछ आप शेक्सपियर के बारे में जानते हो तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिग्री लेना कि इसने ये सोनेट लिखा है, ये ड्रामा है, उसमें इसने किस तरह से क्या चीज़ को डिस्क्राइब किया है। इस तरह से मिला जुला कर, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखे तो इस तरह से मिला जुला कर आपको लिख के आना है। अगर आप पढ़ भी लेते हो तो और भी अच्छा है। मतलब कोई भी चीज़ से कुछ आए, अगर ना समझ में आए तो आप सबका समरी भी लिख के आ जाना। ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था शुरू में, इसको अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा। उतना भी अच्छा से नहीं, बस जैसे पढ़ाएं वैसे देखना है आपको। ठीक है। ये जो 3rd नंबर में क्वेश्चन है, वाइफ अबाद प्रोलोग ड्रामाटिक, तो इसमें क्यों ये ड्रामाटिक है? क्योंकि वाइफ अबाद जो और सारे लोग जो बस में बैठे होते हैं, सारे लोग जो जैसे कहानी सुनाते हैं नॉर्मली वे सुना देते, लेकिन जो वाइफ अबाद है ऐसे सुनाती है जैसे कि पूरा ड्रामा स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है और लोग उसे इमेजिन कर रहे हो। इस तरह से वो समझाती है, इसलिए थोड़ा ड्रामेटिक है। जैसे क्या बताती है, जैसे शुरू में जैसे ड्रामा में बताया जाता है, प्रोलोग बताया जाता है, फिर पूरा समझाती है। ऐसा ऐसा पूरा ड्रामेटिक है। और फिर क्यों ये डिफरेंट है अदर प्रीलिम से, क्योंकि ये ड्रामा वे में समझाती है। और फिर उसका जैंकिंग वाइफ बात की लाइफ में जो जैंकिंग होता है, वो जैंकिंग इसका 5th हस्बैंड होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा लव करती है। और जैंकिंग थोड़ा कम उम्र का होता है, थोड़ा हैंडसम और चार्मिंग होता है, लेकिन जैंकिंग इससे लव नहीं करता है। और इसका मतलब उसको मतलब इसकी इज्जत नहीं करता है, लेकिन इस पर डोमिनेंट रहता है। और जैंकिंग कोई एक ऐसी किताब पढ़ता है जिसमें वुमेन के बारे में बहुत बुरा लिखा गया है कि वो चीटर होती है, वो उल्टा सीधा लिखा रहता है, इसलिए इसके दिमाग में और घुसा जाता है। तो एक दिन क्या करती है वाइफ ऑफ बात, उस बुक को उठाकर फेंक देती है और जला देती है। तो जैंकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाद में उसको अपनी इस हरकत पर पछतावा होता है और वाइफ ऑफ बात को आके सॉरी एज ए माफ़ी मांगता है। देन वाइफ ऑफ बात फिर चालाकी से जैंकिन पर भी डोमिनेंट हो जाती है और उससे लव करती है। जैंकिन से शादी करने का रीज़न लव था, ना ही दौलत और ये सारी चीज़। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, जैंकिन उससे ही लव नहीं करता है। ठीक है। अगर वाइफ ऑफ बात का कैरेक्टर है तो इतना अच्छे से स्टोरी आपको मालूम है, कैरेक्टर भी आप लिख ही सकते हो, है ना, कि किस तरह की कैरेक्टर था। बहुत बोल्ड, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्लेवर, अपना दिमाग यूज़ करके किस तरह से उसने अपने हस्बैंड पर डोमिनेंट हुई। एंड उस वक्त के वुमेन को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बोली, आवाज़। ये जो 3rd नंबर में क्वेश्चन है, वाइफ ऑफ बात प्रोलोग ड्रामेटिक, तो इसमें क्यों ये ड्रामेटिक है? क्योंकि वाइफ ऑफ बात जो और सारे लोग जो बस में बैठे होते हैं, सारे लोग जो जैसे कहानी सुनाते हैं नॉर्मली वे सुना देते, लेकिन जो वाइफ ऑफ बात है ऐसे सुनाती है जैसे कि पूरा ड्रामा स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है और लोग उसे इमेजिन कर रहे हो। इस तरह से वो समझाती है, इसलिए थोड़ा ड्रामेटिक है।
जैसे क्या बताती है, जैसे शुरू में ड्रामा में बताया जाता है, प्रोलोग बताया जाता है, फिर पूरा समझाती है, ऐसा ऐसा पूरा ड्रामेटिक है। और फिर क्यों ये डिफरेंट है अदर प्रीलिम से, क्योंकि ये ड्रामा वे में समझाती है। और फिर उसका जैंकिंग वाइफ ऑफ बात की लाइफ में जो जैंकिंग होता है, वो जैंकिंग इसका 5th हस्बैंड होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा लव करती है। और जैंकिंग थोड़ा कम उम्र का होता है, थोड़ा हैंडसम और चार्मिंग होता है, लेकिन जैंकिंग इससे लव नहीं करता है। और इसका मतलब उसको मतलब इसकी इज्जत नहीं करता है, लेकिन इस पर डोमिनेंट रहता है। और जैंकिंग कोई एक ऐसी किताब पढ़ता है जिसमें वुमेन के बारे में बहुत बुरा लिखा गया है कि वो चीटर होती है, वो उल्टा सीधा लिखा रहता है, इसलिए इसके दिमाग में और घुसा जाता है। तो एक दिन क्या करती है वाइफ ऑफ बात, उस बुक को उठाकर फेंक देती है और जला देती है। तो जैंकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाद में उसको अपनी इस हरकत पर पछतावा होता है और वाइफ ऑफ बात को आकर सॉरी एज ए माफ़ी मांगता है। देन वाइफ ऑफ बात फिर चाकी से जैंकिन पर भी डोमिनेंट हो जाती है और उससे लव करती है। जैंकिन से शादी करने का रीज़न लव था, ना ही दौलत और ये सारी चीज़। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, जैंकिन उससे ही लव नहीं करता है। ठीक है, अगर वाइफ ऑफ बात का कैरेक्टर है तो इतना अच्छे से स्टोरी आपको मालूम है, कैरेक्टर भी आप लिख ही सकते हो, है ना, कि किस तरह की कैरेक्टर था। बहुत बोल्ड, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्लेवर, अपना दिमाग यूज़ करके किस तरह से उसने अपने हस्बैंड पर डोमिनेंट हुई। एंड उस वक्त के वुमेन को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बोली, आवाज़। तो ये थी पूरी इस बुक की समरी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और आप लोगों की अच्छी और कोशिश करूँ वीडियो बनाने के लिए और अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, कुछ भी छोड़ के नहीं आना, और कमेंट में ज़रूर बताना आपका एग्ज़ाम कैसा गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।